क्वेश्चन नंबर 25 जो कल मैंने आपको कहा था घर पे कीजिएगा, निकालें जरा उसको। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मोबाइल से वो ले ले, टेक अ पिक्चर। है सबके पास ये वाला क्वेश्चन? हाँ पिक्चर, ये दो साइड। तुम्हारे पास भी नहीं है? तुम्हारे पास है? आगे भी है, नेक्स्ट पेज पे रिक्वायरमेंट आगे ये। शुरू करेंगे। आप रिक्वायरमेंट देखें, अगर आप लुक एट द रिक्वायरमेंट। नंबर 1, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। नंबर 1, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है। ओके, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स, मतलब कोई गलतियां हो गई हैं, एरर्स हो गए, आपने उनको करेक्ट करना। नंबर 1। सेकंड, प्रिपेयर एडजस्टेड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एरर्स के बाद एडजस्टेड में जब आप एरर करेक्ट कर लेंगे तो अकाउंट जो है उसको आप प्रिपेयर करें, दैट विल बी एन एडजस्टेड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। दे जनाब क्वेश्चन अगर आप देखें तो डाटा अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले उसने आपको फर्नीचर की कॉस्ट बता रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की और कॉस्ट और उसकी रिस्पेक्टिव अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ क्या लिखा हुआ है जनाब, डेट्स दोनों के साथ 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010। सबसे पहले वो आपको बताता है जनाब, फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010. Advance paid for the purchase of furniture to be debited on 31st March 2011 is debited to furniture account on 1st July 2010. Amount is ₹30,000. ठीक हो गया? क्या कह रहा है जनाब कि आपने सप्लायर को दिए एडवांस फर्नीचर खरीदने के लिए, तो अभी फर्नीचर तो नहीं आया। फर्नीचर कब आना है आपके पास? आपके पास आना है जनाब कोई 31 मार्च 2011 को डिलीवर होगा। आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है कब? 31 दिसंबर 2010। इसका मतलब फर्नीचर ईयर एंड के बाद आना। आपने एडवांस पहले दे दिया, लेकिन अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया, उन्होंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। अकाउंटेंट साहब ने एंट्री क्या पास कर दी हुई है? अकाउंटेंट साहब ने एंट्री पास कर दी हुई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। To cash account, that is a wrong entry. पहली एंट्री ये होगी रॉन्ग एंट्री, 30,000। नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा एरर पढ़ेंगे,
सेकंड में कहते हैं एसेट फर्नीचर कॉस्टिंग ₹70,000 परचेज्ड ऑन 1st April 2008 is exchanged with the new furniture costing ₹100,000 on 31st March 2010. Cash of ₹12,000 is paid to settle the transaction. The accountant has ignored the exchange transaction and has debited the 12,000 to the asset account against cash paid. तो कल जो हमने ट्रांजैक्शन सीखी जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं एसेट को, कहते अकाउंटेंट साहब ने उसको तो बिल्कुल कंसिडर नहीं किया। उन्होंने कहा आसान सा काम है, कितने पैसे दिए हमने? 12,000 रुपये। तो 12,000 उसने लिए और उसने एंट्री कर दी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड दैट इज 12,000 12,000 ये एंट्री कर दी जनाब उन्होंने, कर दी, खत्म, स्टोरी खत्म, जान छूट गई। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है जनाब? लुक एट द थर्ड वन। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000 परचेज ऑन 1st April 2009 was sold on 30th September 2010 for ₹33,000 and the sale proceeds were credited to plant and machinery account. तो क्या कर दिया जिन्होंने? सेल प्रोसीड्स कितनी आई है जी? तो क्या एंट्री की उसने? कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 30,000 33,000। चलो, ये है जी 3 एरर जो कि अकाउंटेंट साहब ने किए। सही हो गया। अब अगर आप करेक्ट एंट्री करते, अगर आप अकाउंटेंट की जगह आप होते, तो आप पहली ट्रांजैक्शन अगर देखते तो आप क्या एंट्री करते? पहली ट्रांजैक्शन क्या है? पहली ट्रांजैक्शन है जनाब कि आपने, कंपनी ने सप्लायर ऑफ द जो फर्नीचर है उसको एडवांस दिया और ईयर एंड तक फर्नीचर नहीं आया आपके पास। ठीक, तो अगर आप अकाउंटेंट साहब की जगह आप होते तो आप कुछ क्या चाहिए था, आप क्या एंट्री करते? करेक्ट एंट्री। तो हम पहली एंट्री क्या करते हैं? हम कहते हैं जनाब फर्नीचर तो नहीं डेबिट हो सकता इन एनी केस, चूंकि अभी हमारे पास आया नहीं। हमने सप्लायर को एडवांसेस दी। ठीक हो गया। तो क्या एंट्री करते हैं हम? एडवांसेस टू सप्लायर डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीवेबल इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नेम है। वो आप सर्विसेज या गुड्स सेल करते हैं, उसके बाद आपका क्लेम बन, फ्यूचर में हमने रिसीव करना है तो इसी वजह से रिसीवेबल। कैश रिसीव तो नहीं करना ना? नहीं, नहीं, फर्नीचर रिसीवेबल कोई नहीं। आपने लिखना है एडवांसेस टू सप्लायर। एडवांसेस टू सप्लायर मींस आपने अपने सप्लायर को पहले एडवांस पैसे दे रखे हैं, अब इसके अगेंस्ट आपको या गुड्स आनी है या सर्विसेज मिलनी। सो दैट इज एडवांसेस टू सप्लायर। चलो कोई गाल नहीं, भूल जाओ, जस्ट लीव इट। एडवांसेस टू सप्लायर ज्यादा अप्रोप्रिएट नेम जो है वो एडवांसेस टू सप्लायर। जब हम कहते हैं रिसीवेबल, तो रिसीवेबल का मतलब जनरली ये होता है कि आपने गुड्स या सर्विसेज जो है वो सेल की और आपके कस्टमर ने आपको पैसे नहीं दिए। ठीक, तो आप रिसीवेबल बुक कर लेते हैं कि चलें जनाब चीज़ें तो भेज दी हैं, सर्विसेज दे दी हैं, पैसे आ जाएंगे। सो दैट इज अ रिसीवेबल। सही हो गया। अब उसमें एक होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो आप रूटीन में बिजनेस करते हैं, बिजनेस करता है, जो गुड्स और सर्विसेज रूटीन में सेल करता है, उसके अगेंस्ट जो उसने पैसे लेने हैं उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर इसके अलावा कहीं आपने रिसीवेबल्स कोई आपके हैं तो उसको हम अदर्स रिसीवेबल कहते हैं, ताकि वो उससे अलहदा नजर आए, जो कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक हो गया। तो ये पहली एंट्री होगी करेक्ट। अब दूसरी एंट्री जो है अगर आप करते जनाब सेकंड ट्रांजैक्शन, कि आपने क्या किया जनाब 70,000 का एक फर्नीचर खरीदा था आपने 1 अप्रैल 2008 को और उसको हमने बेच दिया। ठीक, डेप्रिसिएशन रेट है 10% स्ट्रेट लाइन
सही हो गया। और वो बेचा गया लेकिन वो आपने उसको डिस्पोजल की एंट्रीज नहीं की, है जी। तो खान साहब अगर आप एंट्री करते तो आप क्या करते? एक फिफ्थ करेक्ट वन क्या होती है एंट्रीज? सेकंड वन फर्नीचर डेबिट रुपीज़ 1 लाख और साथ में और फर्नीचर क्रेडिट 70,000 और इसके अलावा नेट डिप्रिसिएशन को डेबिट का और इसके अलावा गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल जो भी आता गेन या लॉस और कैश क्रेडिट करते। इसके बाद अगर हम एंट्री करते हैं तो हमने कहा था जनाब एक फर्नीचर बिक गया, इट शुड बी डी रिकग्नाइज्ड, ठीक। तो हम कहते हैं जनाब टू ओल्ड फर्नीचर कितने से जनाब? 70,000 70,000 से ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट डी रिकग्नाइज और साथ ही इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब ये कितनी है जनाब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन? तो हम कैलकुलेट कर लेते, देखते जी डेप्रिसिएशन मेथड क्या है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेथड। कितने परसेंट है? 10%। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो कितनी आती है जनाब? 70,000 किस दिन खरीदा था आपने? ये हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2008। तो अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल क्या बनती है जनाब? 31 मार्च 2010। 2 साल बन गए, एग्जैक्टली 2 साल बन गए, ठीक हो गया। तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन अगर हम लें तो कितनी आ जाती है? 14,000। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 14,000। आप डेट्स का हिसाब लगा लें जनाब। 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010। तो अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल कितनी? क्वेश्चन में गिवन है ना, एंड पे देखें सवाल के। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। रिक्वायरमेंट से बिल्कुल पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% स्ट्रेट लाइन। आपने कर लिया हुआ सवाल? ले जनाब, ये ऐसे डी रिकग्नाइज हो गया। फिर हमने क्या करना था? जो पेमेंट की हमने उसको आप क्रेडिट कर लें। कितनी की पेमेंट की? टू कैश 12,000। और नया एसेट जो आपने लिया उसको आप क्या कर लें जनाब? फर्नीचर न्यू डेबिट। अब हमने देखना था कि डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करके कि हमें बैलेंसिंग फिगर कहां पे चाहिए टू कंप्लीट द डबल एंट्री। सर ये कैश तो हमने रॉ में कर नहीं दिया करेक्ट। तो क्या हुआ? तो हम करेक्ट एंट्री कर रहे हैं, हम रेक्टिफाइंग नहीं कर रहे। अभी हम करेक्ट एंट्री कर रहे हैं कि अगर हम कर रहे होते अकाउंटेंट साहब की जगह और हमें तो अकाउंटिंग आती तो हम क्या एंट्री करते, ठीक। सो टू कैश अकाउंट 12,000। अब हमने कंपेयर करना था जनाब के डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करके कि कहां पर हमें बैलेंसिंग फिगर चाहिए। तो हमें क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर चाहिए। तो उसको हम क्या लिखते हैं जनाब? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट विल बी ट्रीटेड एज गेन ऑन डिस्पोजल। कितने का आता जी फर्क? हाँ जी, जी दैट इज द सेकंड एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी ये होती ट्रांजैक्शन की। अब आगे हम तीसरी पे। तीसरी एंट्री जो है उसमें वो बताता है जी प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके साथ कुछ सूरत हाल हुई है। क्या हो गया जनाब? प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 परचेज ऑन 1 अप्रैल 2009 वाज सोल्ड ऑन 30th September 2010 for rupees 33,000 and the sale proceed was credited to plant and machinery account। इसका मतलब ऑलमोस्ट वही एरर है जो पहले हुआ, ठीक। फर्नीचर के साथ जो हुआ ऑलमोस्ट वही है। डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया गया, ठीक, प्रॉपरली। तो हम अगर कर रहे होते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जनाब? प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट विद 80,000।
अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, Yes, sir. कितने साल, कितनी देर की डेप्रिसिएशन? 5 years. साल. एग्जैक्ट 1 साल की, पूरा साल बनता है जनाब। अप्रैल से अगर हम देखें 2009 से, Budget September. तो ये बनता है 30 सितंबर तक, तो 1 साल से ज्यादा है ना। कितने बनते हैं? 1.5 साल बन के जनाब, Yes, sir. 1.5 ईयर्स बन के। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 8,000, तो 1.5 ईयर्स की कितनी बनी? 12,000। इट्स 12,000। सही हो गया? 12,000। 10% स्ट्रेट लाइन, अगर आप 80,000 का 10% लें तो क्या आता है? 8,000। अब ये 12 माह की, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 माह की आ जाए। सही हो गया? यहाँ 1.5 ईयर्स, 8 को मल्टीप्लाई कर दे 1.5 से, तब भी यही आ जाए। सही हो गया? ले जा। फिर उसके बाद हमने क्या करना था? जो जहाँ पैसे शैसे आए उसको क्रेडिट कर लेते। टू कैश, कितने का आया कैश साहब? 33,000, 33,000। 80,000, 33,000 और जनाब सॉरी कैश अकाउंट डेबिट विथ 33,000। ले जनाब, अब अपने डेबिट और क्रेडिट आपस में कंपेयर करें तो कहां पर आती है जी बैलेंसिंग फिगर? तो हम देखते हैं जी बैलेंसिंग फिगर अपेरेंटली डेबिट साइड पे नजर आ रही है। कितनी आ रही है? 35। इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इट्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल, इट्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये जनाब हमारी करेक्ट एंट्री बनती अगर हम खुद से करते, अकाउंटेंट पे ना डालते, और हम खुद से करते तो ये होनी थी। अब चूंकि अकाउंटेंट साहब रॉन्ग एंट्री पास कर चुके हैं, ठीक, अब आपको क्या करना है? नाउ वी हैव टू पास रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री, तो आप लोगों को याद होगा अगर इंट्रो में आपने पढ़ा हो तो, रेक्टिफाइंग एंट्री मींस ऐसी एंट्री जब उसको रॉन्ग एंट्री के साथ मिलाया जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो करेक्ट एंट्री के इक्वल हो, इक्वल टू द करेक्ट एंट्री। मतलब अगर आप इसको देखें, इसके पीछे जो फिनोमेना है वो ये है कि रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री शुड बी इक्वल टू करेक्ट एंट्री। ठीक हो गया? दैट इज द फिनोमेना। ये हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर या अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री पास कर दी हुई, आपने यहां पर पहुंचना है, करेक्ट एंट्री नहीं पास करनी। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो रेक्टिफाइंग एंट्री की जगह करेक्ट एंट्री पास कर देते, इट्स नॉट द करेक्ट एंट्री। आपको इन दोनों के बीच में एक इस तरह की एंट्री डिजाइन करके प्लग करनी है कि रॉन्ग और रेक्टिफाइंग को जब आपस में कंपाउंड किया जाए, मिलाया जाए, तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को पहले नहीं पढ़ा है या भूल गए हैं तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। ये सवाल का देने का मकसद भी मेरा यही था कि कल हम साथ में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन जो है रिवाइज कर लें। ठीक, तो क्या हो रहा है जनाब कि हमारे पास ये रॉन्ग एंट्री है, ये हो चुकी, हमने यहां पे पहुंचना है, होना ये चाहिए था, गौर से जरा आपने, कि आप अकाउंटेंट साहब ये एंट्री कर चुके हैं, होना ये था, एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं हम क्या करें कि ये हो जाए। अब हम देखते हैं रॉन्ग एंट्री जो है उसमें फर्नीचर अकाउंट जो है वो रॉन्गली डेबिट है, और जो करेक्ट एंट्री है उसमें फर्नीचर अकाउंट कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा, नो वे। ठीक, इसका मतलब है मैं जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट विद 30,000। ठीक हो गया? अब जब ये क्रेडिट उस रॉन्ग एंट्री के डेबिट से मिलेगा तो उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देगा, जीरो कर देगा। इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट जीरो हो गया, जो रॉन्गली डेबिट हुआ था उसको हमने क्रेडिट करके जीरो कर दिया। ठीक,
सेकंड रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट है, करेक्ट एंट्री में भी कैश अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ठीक क्रेडिट हुआ हो। ठीक, अब करेक्ट एंट्री में सप्लायर अकाउंट डेबिट है, जो कि हमें रॉन्ग एंट्री में कहीं नजर नहीं आता। तो अब हम क्या करते हैं, एडवांसेस टू सप्लायर डेबिट। सर करेक्ट एंट्री को छोड़ेंगे, सॉरी, करेक्ट एंट्री को छोड़ेंगे छेड़ेंगे मतलब उस सेंस में नहीं, दूसरी सेंस किस सेंस में? में सर इसी को हम मतलब हिला के इस पे इसको हमने कुछ नहीं किया, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये यहां तक पहुंचना है। हमने एक ऐसी एंट्री डिजाइन करनी है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं बड़ा सादा सा, कि ऐसी एंट्री डिजाइन करनी है। अब उसमें आप आजाद हो जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स से, कि ऐसे डेबिट होता है, फलां क्रेडिट होता है। नाउ यू आर फ्री। अब आपने खुद से ऐसी एंट्री डिजाइन करनी है कि उसको जब रॉन्ग एंट्री के साथ कंपाउंड किया जाए, मिलाया जाए, ठीक, तो आप क्या करें, आप पहुंच जाएं कहां पे, करेक्ट एंट्री। दोनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द करेक्ट एंट्री। सही हो गया, दैट इज इसका मतलब इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको बेस बनाना है आपने, ठीक, और आपने ये सोचना है कि क्या एंट्री बनाऊं कि हम यहां पे पहुंच जाए, बस। अब इन दोनों के बीच में जो प्लग इन हो रही है रॉन्ग और करेक्ट एंट्री के बीच में, वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। इसलिए मैंने इक्वेशन में बना के, मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे लिखा कि रॉन्ग एंट्री, जैसे अब मैंने रॉन्ग एंट्री क्या है, फर्नीचर टू कैश, सही हो गया, और करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री हमने क्या की, एडवांसेस टू फर्नीचर। अब देखें, अब इन दोनों को अगर आप देखें, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, अब बाहर क्या निकलेगा, एडवांसेस टू कैश। इसका मतलब करेक्ट एंट्री पे आप पहुंच, ठीक हो गया। सो दैट इज द साइंस ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री। इसके बाद दूसरा क्या था जनाब, सेकंड पे आज, हाँ जी, नॉर्मली रेक्टिफिकेशन जो है वो हम कब कर रहे होते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कब बना रहे होते हैं, जब आप अकाउंटिंग ईयर एंड कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसी वक्त ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ले जरा, क्या थी एंट्री पहले, ओहो, क्या कर दी हमने एंट्री, एडवांसेस टू सप्लायर डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 30,000। चलो जी, अब इसी साइंस को यहां पे अप्लाई करें। रॉन्ग एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक। हमारी एंट्री जो है उसमें भी कुछ इसी तरह से हो रहा है जी। अगर आप गौर करें, हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को डेबिट विद 100,000, ऐसे फर्नीचर ही क्रेडिट हो रहा है कितने से, 70,000 से। इसका मतलब नेट फर्नीचर कितने से डेबिट हो रहा है, 30,000। गौर करें अगर आप, तो फर्नीचर हमारी एंट्री में नेट कितने से डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपने एक दफा उस अकाउंट को डेबिट किया 1 लाख से, एक दफा आपने उसको 70,000 से क्रेडिट किया है, तो नेट आप उसको कितने से डेबिट कर रहे हो, 30,000 से। 30,000 से डेबिट हो रहा है, उसने उसको डेबिट किया हुआ है 12,000 से, किया हुआ है ना 12,000 से डेबिट, और कितने से डेबिट करते हैं इसको, 18,000 से और डेबिट कर दे, तो काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही है ना, तो कर देते जनाब डेबिट। या मैं नेट इफेक्ट बता रहा हूं आपको, ओके। आप पूरी एंट्री भी ये कर सकते हैं, सारा कुछ इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप डिस्पोजल अलहदा से रिकग्नाइज कर दें, ठीक, उसको अलहदा से रिवर्स कर दें, वो भी हो सकता है, लेकिन इसको आप सम अप भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं जनाब, फर्नीचर अकाउंट को क्या करते हैं, कितने से डेबिट करते हैं, 18,000 से। कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट है, इधर भी क्रेडिट। अब क्या करें जनाब, अब हम कहते हैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हुआ,
डेबिट करते हैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से 14,000 सही हो गया बस टू प्रॉफिट एंड लॉस कितने से 30 चलो अकाउंट सेम है ना फर्नीचर अकाउंट को एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है ना आपके क्वेश्चन के अंदर तो फर्नीचर अकाउंट चाहे नया चाहे पुराना एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है ना अकाउंट एक ही सही हो गया तो आप अगर आप ये एंट्री करें तो होगी नेट इफेक्ट क्या आया फर्नीचर डेबिट विद 18,000 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट विद 14,000 बाकी उसने दो अकाउंट जो ठीक किए हुए थे उनको हमने नहीं छेड़ा बाकी जो अफेक्ट नहीं वो इनकॉर्पोरेट कर सका था वो हमने कर दिया नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेक्टिफाइंग इट सर लेकिन में हम ये नहीं करेंगे करेक्ट एंट्री हम डायरेक्ट ही रेक्टिफाइंग करेंगे तब तो हमें नहीं ना इतना पता चल सकेगा कि सॉरी इतनी शॉर्ट तब नहीं हम कर सकेंगे हाँ नहीं आप बिल्कुल एकदम मैं नहीं कह रहा आप ये करें एंट्री नहीं एग्जाम में कर रहा था नहीं एग्जाम में यही करनी ये एग्जाम में यही करनी कोई नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा और तो कुछ नहीं होगा टाइम ही ज़्यादा लगेगा बस आप है ना कितना कुछ आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो चेंज एसेट अकाउंट को पहले आप कितने से क्रेडिट करेंगे 70,000 से फिर आप उसको 1 लाख से डेबिट करेंगे तो पहुंचना तो आपने वहीं पे है मतलब आप 3 एंट्रीज करके पहुंचना तो आपने यही है पहले आप 1 लाख से उसको करेंगे डेबिट फिर आप उसको 70,000 से करेंगे क्रेडिट 2 एंट्रीज कर ली आपने तो नेट इफेक्ट क्या बना वही जो पहले बन रहा ठीक लेज इसके बाद आ गया थर्ड वन जो था उन्होंने 33,000 रुपया लिया और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट उसने कहा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक प्लांट एंड मशीनरी बेच दी है 33,000 की बेची थी और उसको क्रेडिट कर दिया बाद अब हम अपनी करेक्ट एंड एंट्री में देखते हैं तो उसमें भी प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट ही है इट्स अ क्रेडिट इन द प्लांट एंड मशीनरी ठीक उसमें कैश डेबिट ही है 33,000 मतलब कुछ आधी की एंट्री उसने सही कर दी हुई है ठीक अब हम क्या करेंगे हम कहेंगे जनाब क्या क्या नहीं हुआ अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो थी वो डेबिट होनी चाहिए थी तो उसने डेबिट नहीं की आप डेबिट करते हैं कितने से डेबिट करते हैं 12,000 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था वो उसने किया उसको छेड़ने की जरूरत नहीं देयर इज नो नीड फॉर दैट ठीक उसके बाद जनाब प्लांट एंड मशीनरी जो थी 80,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी उन्होंने किससे की है 33 से तो कितने से एक्स्ट्रा क्रेडिट करना पड़ेगा आपको 40 चलें दोनों का डिफरेंशियल कितना आ गया चलो तीसरी ये स्टेटमेंट में उसने बताया तो नहीं हुआ कि वो डिस्पोजल रिपोर्ट करना भूल गया तो हम ये assume कर लेंगे कि वो- एरर कह रहा हूं शुरू में उसने हेडिंग क्लोज कर दी ना जब हेडिंग उसने ओपन किए ना 3 एरर उसने कहा जी फॉलोइंग एरर्स सही हो गया ले जनाब ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट में तो उसने बताया हुआ है कि वो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन करना ही भूल गया दूसरी में बताया तीसरी में हमने उसको उसने क्लियरली बता दिया ना कि उसने सेल प्रोसीड को किया क्या उसने कहा जी वर क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी स्ट्रेट में बता दिया ना उसने बस जैसे पहली एंट्री को भी अगर आप जेब में रखें तो उसने क्लियरली आपको बताया कि उसने किया क्या उसी की बेस पे हमने यहाँ पे भी उसने यही किया उसने कहा जनाब प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट सर, दूसरे स्टेटमेंट में वो ये ना लिखता कि इग्नोर द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फिर भी हम वही करते हैं किसको ये उसने दूसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ ना कि अकाउंटेंट हैज इग्नोर्ड द एक्सचेंज फिर भी हम यही करते फिर भी हम यही करते हैं अगर वो साइलेंट हो या क्योंकि हाँ हम यही करना ले जनाब ये था हमारे पास अब एक और क्वेश्चन जो है वो अपने पास लिख लें जो आप कल करके आएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे घर पे ट्राई करेंगे आप एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास तो कहना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि अब वो भी रिवाइज होगी ना वो भी रिवाइज होगी गर्मी लग रही है कि मुझे ही लग रही है चल ही नहीं रहा सही से ऑन करेंगे
मैं कर दूँगी। नहीं, मैं कर लूँ। अब तो मैं सर ये जो सारे केस के अंदर हमने जो भी एसेट क्रेडिट किया उसके साथ अब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया तो मतलब जो भी एसेट बिजनेस छोड़ के जाएगा उसकी कल हमने यही बात की, जब हम कहते हैं एसेट शुड बी डी रिकग्नाइज, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसके जो दो अकाउंट हैं लेजर के अंदर, उनको भी आपने, जैसे एसेट का कॉस्ट अकाउंट है उसको आपने क्रेडिट करके ख़त्म करना, और उससे रिलेटेड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको डेबिट करके करना। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है, ये अपने पास नोट कर ले, कल आप लोग जो हैं वो घर पे इसको ट्राई कीजिएगा आज, फिर कल हम पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24, इससे पहले वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, साथ में लिखा होगा रिवर्स बैक। ठीक हो गया जनाब? तो ये वाला सवाल आज आप घर पे ट्राई करेंगे, फिर हम कल पहले इसको डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पे करके लाइएगा तो ज़्यादा अच्छी बात, अगर आप यहीं पे आगे करेंगे तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर आप घर पे एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो। ठीक? सर इंट्रो में सर ने बताया था कि रेक्टिफाइंग मतलब रेक्टिफिकेशन में अगर वो जिस चीज़ के बारे में खामोश है उसे हम अज्यूम करेंगे कि उसने सही एंट्री की है। किसके बारे में? एक्सप्लिसिटली जिसके बारे में बताया गया वो कह रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? और जिसके बारे में वो खामोश है उसने सही की है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन हो रही थी कि तीसरी स्टेटमेंट में उसने ये हमें नहीं बताया होगा कि डिस्पोजल को उसने बताया तो नहीं किया। उसने कहा उसने एसेट अकाउंट को सिर्फ कितने से क्रेडिट कर दिया? ये एक्सप्लिसिटली उसने बताया नहीं, हिंट है मतलब। ये हिंट दिया उसने बताया होगा ना कि 33,000 से क्रेडिट कर दिया उसको। उसको कितने से क्रेडिट करना चाहिए था? 1 लाख से नहीं करना चाहिए था, जो उसकी कॉस्ट है मशीनरी, तो फिर ही डिस्पोजल होना था। लेकिन अब रीवैल्यूएशन मॉडल कल हमने शुरू किया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, रीवैल्यूएशन मॉडल, और हमने कहा जी IAS 16 कहता है जनाब कि उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी जो गाइडलाइंस है वो ये है कि अगर किसी कंपनी के टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, अगर उनकी कैरिंग वैल्यू जो कि कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अगर उसकी कैरिंग वैल्यू जो है उसकी फेयर वैल्यू से सिग्निफिकेंटली या मटीरियली डिफरेंट है, और फ़र्क इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से यूज़र की जो डिसीजन मेकिंग है उस पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक? तो IAS 16 अलाउ करता है कि आप अपने एसेट्स को क्या कर लें, रीवैल्यू, उसको कैरिंग वैल्यू से उठाएं और फेयर वैल्यू पर लें। ठीक? तो हमने कल बात की, हमने जनाब शुरू किया विद द वेरी सिंपल एसेट एंड दैट इज लैंड। ठीक? हमने कही फॉर एग्जाम्पल टू स्टार्ट विद द लैंड। अब लैंड जो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है अकाउंटिंग में, इट्स ए नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे हो। ठीक? लैंड जो है वो एक नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट कंसिडर किया जाता है। सही हो गया जी? अब फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी आपने एक लैंड परचेज की और आपने लैंड परचेज कर ली जनाब 1 जनवरी 2050, और आपने लैंड खरीद लिया जनाब कोई 1 लाख रुपए की, ₹100,000 की लैंड आपने खरीदी। आपने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी? 1 जनवरी 2015 को लैंड अकाउंट डेबिट कैश या पेएबल या वट एवर बैंक क्रेडिट 1 लाख रुपए से आपने लैंड रिकॉर्ड कर ली, रिकग्नाइज कर ली। अब 2015 का काउंटिंग ईयर गुजरा, 2016 गुजरा, 2017 गुजरा, 2020 में कहीं आप आ गए।
बिजनेस की बैलेंस शीट में लैंड किस वैल्यू पे रिपोर्ट हो रही होगी? तो हम अभी तक बैलेंस शीट के अंदर लैंड जो है वो 1 लाख पे ही चल रही होगी, क्योंकि ना ये डेप्रिसिएट हो रही है, तो इट विल रिमेन एट 100,000। अगर मैं 2020 SOFP ईयर एंडिंग है जनाब 2020, SOFP अगर मैं बनाऊं और नॉन करंट एसेट में देखूं जी बिजनेस के लैंड कितने पे रिपोर्ट हो रही होगी, तो हम कहते हैं जनाब इट इज 100,000। क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना हमने कोई फर्दर लैंड लेट सपोज खरीदी ना बेची, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हर साल 1 लाख पे रिपोर्ट हो रही होगी, ऐसे ही है। अब हम कहते हैं जनाब सॉरी, बस उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं, ठीक। I-16 उधर ही जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब अगर आप देखें 5 साल गुजर गए, आपकी बुक्स में लैंड 1 लाख पे ही चल रही है, हालांकि हो सकता है मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 2 लाख 3 लाख हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 3 लाख हो, इट्स 300,000, ठीक हो गया। अब अगर उसकी वैल्यू 3 लाख हो चुकी है तो इसका मतलब है कि मार्केट वैल्यू जो उसकी कैरिंग वैल्यू है उससे मटीरियली डिफरेंट हो चुकी है, 2 टाइम्स ज्यादा हो गई। इसका मतलब काफी ज्यादा फर्क आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि I-16 ये कह रहा है कि जनाब चूंकि ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको मेजर कर सकते हैं किस मॉडल के तहत, रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत। और उसमें हमने क्या करना है कि इसकी कैरिंग वैल्यू को हमने कहां पे ले जाना है, इसकी फेयर वैल्यू। इसका मतलब इसको 1 लाख से उठाएं और फॉर एग्जांपल 3 लाख वैल्यू है इसकी, तो इसको 3 लाख पे ले जाए। इसका मतलब यह है कि इसमें कितने का इंक्रीज आ रहा है, तो हम कह रहे हैं इसमें 2 लाख का इंक्रीज आ रहा है। अब जब 2 लाख का इंक्रीज आप रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आप 31 दिसंबर को 2020 आप इसकी वैल्यू को 1 लाख से 3 लाख पे करना चाह रहे, तो व्हाट शुड बी द जर्नल? जर्नल क्या, यानी कि डबल एंट्री क्या होगी? ज़ाहिर आप इसकी वैल्यू को चेंज किस तरह करेंगे, पहले आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर वो जर्नल लेजर में जाएगी, सही हो गया। तो जर्नल में जब आप एंट्री पास करेंगे तो हमने कहा जी लैंड को आपने कितने से इंक्रीज करना है, 2 लाख से, तो हम कहेंगे जी लैंड अकाउंट डेबिट विद 200,000 से लैंड अकाउंट को डेबिट कर। अब एसेट की वैल्यू में इंक्रीज जो है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक। हम सबको पता है जनाब अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करे तो उसके ऑपोजिट मूवमेंट पहले ये होती है कि कोई दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाता है। वेरी फर्स्ट मूवमेंट इज कि आपने अगर लैंड ली है और कैश पे ली हो तो लैंड बढ़ जाएगी, कैश कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई एसेट इंक्रीज हो तो उसका ऑपोजिट मूवमेंट क्या होता है कि कोई दूसरा एसेट कम हो जाता है। अगर कोई दूसरा एसेट कम ना हो तो फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ये 2 पॉसिबल मूवमेंट हमें नजर आती है सबसे पहले। और अगर ये दोनों ना हुई हो तो फिर हम कहते हैं जरूर बिजनेस को गेन हुआ है या ओनर ने दी, या तो कैपिटल इंजेक्ट हुआ फर्दर या फिर बिजनेस ने कमा के दी, सही हो गया। अगर ओनर ने दिए हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, अगर बिजनेस ने कमा के दिए हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सी दीज आर द पॉसिबल सिनेरियोस, सही हो गया। अब यहां पर हम ये देखते हैं जनाब कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज कर गई है, लेकिन ये ना तो बिजनेस ने कमा के दी, ना कोई दूसरा एसेट कम हुआ, ऐसे ना कोई लायबिलिटी जनरेट हुई। इसका मतलब है ये अदर फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के भी कंट्रोल में नहीं है, और उन फैक्टर्स की वजह से हमारे एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है। एंड दिस इंक्रीज इन वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू ओनर, क्योंकि ये एसेट्स ओरिजिनली किसको बिलोंग करते हैं, ओनर को बिलोंग करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसका नाम है जनाब, इट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट किस फैमिली से बिलोंग करता है जनाब? तो हमने कहा जी ये इक्विटी कैपिटल फैमिली से बिलोंग, इट बिलोंग्स टू द इक्विटी फैमिली। इक्विटी फैमिली में अभी हम कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे, ठीक। तो उसमें जब हम इक्विटी का सेक्शन बनाएंगे एसओएफपी के अंदर, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व ने कहां पर रिपोर्ट होना है,
अंडर द इक्विटी सेक्शन। ठीक हो गया, याद रहेगी बात। अब हमने कहा जी ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है, थोड़ी इस पे बात कर लें। तो हमने कहा जी इट इज अ गेन, ये जी एक गेन है, और ये एक ऐसा गेन है जिसको हम कहते हैं इट्स एन अनरियलाइज्ड गेन, एंड इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल गेन। ठीक हो गया जी, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन। तो ये रियलाइज कब होगा? तो ये रियलाइज उस वक्त होगा जब रिलेटेड एसेट जो है, नंबर वन कंडीशन, जब वो बिक जाएगा, जब आप उसको बेच देंगे, तो तब ये रियलाइज। ठीक हो गया। रियलाइज होने का मतलब है कि इसका कैश इफेक्ट, गेन का ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास कैश आ जाएगा। तो जब आपके पास कैश आ जाए तो हम कहते हैं गेन रियलाइज हो गया। अदरवाइज वो एक नोशनल फिगर है, इट्स सिंपली कि जनाब हमारे पास ये गेन, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी कैश ना हो तो हम कहते हैं इज अनरियलाइज्ड गेन। सही हो गया जनाब। जैसे आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आप एंट्री करते हैं रिसीवेबल टू सेल्स, पैसे वैसे तो कोई नहीं आए, जैसे ही पैसे आते हैं तो आप एंट्री करते हैं कैश टू रिसीवेबल्स। नाउ द थिंग्स हैव बीन रियलाइज्ड। समझ आ गई बात? सो वंस अगेन दिस इज एन अनरियलाइज्ड गेन। अब स्टैंडर्ड ये कहता है जी एक दफा आपने एसेट रीवैल्यू कर लिया तो अब आपने छेड़खानी शुरू कर ली। ठीक है। वंस यू ऑप्ट फॉर द रीवैल्यूएशन मॉडल, तो अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि फिर ये रेगुलरली रीवैल्यू होगा। ठीक। अब रेगुलरली रिव्यू का मतलब स्टैंडर्ड ये कहता है कि नॉर्मली 3 साल बाद, हर 3 साल बाद इसको आप रीवैल्यू करेंगे। और अगर एसेट की नेचर ऐसी है कि उसकी वैल्यू में बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं तो फिर हर साल रीवैल्यूएशन में, हर साल के एंड पे आप उसको दोबारा उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में देखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि उसकी फेयर वैल्यू और आपकी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है उसमें अगेन कितना फर्क है, और उसको फिर आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। तो दो बातें होगी। वंस द एंटिटी ऑप्ट फॉर द रीवैल्यूएशन, देन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? पीरियोडिक रीवैल्यूएशन। ये नहीं है कि आपने एक दफा रीवैल्यूएशन कर ली फिर उसके बाद भूल गए आप। स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक दफा आपने ये काम शुरू कर दिया तो फिर आपको पीरियोडिक रीवैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। और पीरियोडिक रीवैल्यूएशन का मतलब यह है कि एटलीस्ट आफ्टर एवरी 3 years, नंबर वन। सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट, इफ द एसेट इज वोलाटाइल, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंट चेंज हो रही हो। ठीक। कहता है फिर आपको हर साल रीवैल्यूएशन करनी। इट हैज टू बी कि हर ईयर एंड पे, जैसे हम कहें हमारी लैंड जो है इसकी वैल्यू चेंज बड़ी ज्यादा हो रही है तो ये वोलाटाइल है, तो इसका मतलब मैं दिसंबर नेक्स्ट 2021 में भी इसको रीवैल्यू करूंगा, 2022 में भी करूंगा। इसका मतलब हर साल, हर अकाउंटिंग ईयर एंड पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रीवैल्यू कर रहा हूं। ठीक हो गया। पहले देखो, ये याद रखनी है आपने बात, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। सेकंड बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर आपने किसी एक लैंड को रीवैल्यू किया तो बिजनेस के पास जितनी भी लैंड्स हैं जो मेन क्लास ऑफ एसेट में फॉल करती हैं, फिर उन सबको रीवैल्यू करना। मतलब आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास 3, 4, 5 लैंड है, ठीक हो गया, उसमें से वो देखता है कि जनाब 2 की तो कीमत बहुत जबरदस्त बढ़ी है, बाकी 3 की कीमत तो पहले से भी कम हो गई, तो ऐसा करते हैं 2 को रीवैल्यू कर लेते हैं, 3 को नहीं करते। तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आप एक एसेट जैसे फॉर एग्जांपल लैंड को रीवैल्यू करते हैं, देन द होल क्लास ऑफ दैट एसेट शुड बी रीवैल्यू, फिर सारे की सारी रीवैल्यू होंगी। ये नहीं है कि आपका जो रिंग रोड के पास प्लॉट है वो आपने रीवैल्यू कर लेना और जो जरा दूर है, हाँ जी, तो उसको आप रीवैल्यू ना करें। ठीक हो गया, ऐसे नहीं होगा। चेरी पिकिंग, आप इस लाइन को याद रखना इस तरह कि स्टैंडर्ड डिसअलाउ द चेरी पिकिंग, कि चेरी से मुराद ये है कि जो प्राइस में बढ़ गई है उसको आप रीवैल्यू कर लें, जिन पे लॉसेज आ रहे हैं उनको आप इग्नोर कर। यानी कि आप इसको हम अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में एक टर्म यूज करते हैं, क्रिएटिव अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग। समझ आ रही? सुना होगा आपने, टर्म सुनी होगी कि आप वो अकाउंटिंग के रूल्स और प्रिंसिपल जो है उनको फॉलो कर रहे हैं जिसके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है
उनकी जो आउटलुक है वो इम्प्रूव हो रही है कि यार ज़बरदस्त कंपनी, तो बड़ी ज़बरदस्त एसेट्स हैं, इनके एसेट्स की वैल्यू और जनाब इक्विटी में इतने रिजर्व्स पड़े हुए, तो बड़ी अच्छी कंपनी है, इसका शेयर खरीद लेना चाहिए। या बैंक के जनाब बैंक से लोन लेने जा रहे हैं और आपने बड़ी ज़बरदस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ वही प्रिंसिपल रूल यूज़ कर लिए हैं, जिससे आपको पता है कि जनाब बैंक जब एक दफ़ा देखेगा तो कहेगा लो जी लोन तो दे देना चाहिए, तो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं जी। इसका मतलब होता है क्रिएटिव अकाउंटिंग, कि आप इंटेंशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ उन प्रिंसिपल को देख रहे हैं जिससे आपकी रिपोर्टिंग में जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बायस्डनेस, दैट इज कॉल्ड एज, कि आप बायस्ड हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि ऐसे नहीं कर सकते आप, कि आप सिर्फ उन एसेट्स को रीवैल्यू कर ले जिनसे आपको पता है कि जनाब आपको कोई बेनिफिट आ जाएगा या आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। सो वंस, तो दो लाइनें हो गई, एक वंस एंटिटी ऑप्ट फॉर द रीवैल्यूएशन then there will be periodic revaluations. Generally it is after 3 years, and in case the asset is volatile it will be every year. Number one rule. Number two, if any of the asset revalued, then the whole class of that particular asset should be revalued. ये दो बातें आपने अपने ज़हन में अब बिठा लेंगे, ठीक हो गया जनाब। अब अगर हम ये कहें कि जनाब ये आपने लैंड रीवैल्यू कर दी और आपने एंट्री क्या कर दी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसका मतलब है 31 दिसंबर 2020 को आफ्टर द रीवैल्यूएशन ये लैंड कितने पे चली जाएगी, तो हम कहते हैं जनाब इसकी वैल्यू बन जाएगी 300,000। सही हो गया। अगर आप लैंड अकाउंट ओपन कर लें तो जनाब लैंड अकाउंट, हमारे पास इस पे बैलेंस कितना पड़ा हुआ था जनाब, तो हमने कहा जी हमारे पास बैलेंस पड़ा था 100,000। आपने ये एंट्री की लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो आपने जनाब लैंड अकाउंट को डेबिट किया कितने से, 2 लाख। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, एक और अकाउंट खुल गया हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व, and this is going to be credit land account debit with 200,000। अब आप जब ईयर एंड पे बैलेंस निकालेंगे तो लैंड का बैलेंस कितना है, 3 लाख। ये आप कहाँ पे शो कर रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं नॉन करंट एसेट पे, और इक्विटी सेक्शन में हम क्या शो कर रहे होंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व, किस वैल्यू पे, 2 लाख। अब ये सेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने पिछले दिनों भी एक सवाल में किया। ऐसे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड दो चीजें, एक वो एसेट जिसको आपने रीवैल्यू किया और दूसरा रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो वो दो रेलेवेंट चीजें हमने दिखा दी एसएफपी के अंदर। सही हो गया। अब हम कहते हैं आप लेट्स सपोज आप 2021 के एंड में आ गए और आपने लैंड को फिर से रीवैल्यू, सही हो गया, आपने लैंड को रीवैल्यू किया, तो लैंड की वैल्यू अब आ गई है जनाब कोई लेट्स सपोज 1.5 लाख रुपया, नहीं 1.5 लाख कम हो गए, लेट्स सपोज, इंक्रीज तो आपने रिकॉर्ड कर लिया ना। अगर ये कम हो जाए, कम भी तो हो सकती है ना, कम भी तो हो सकती है, गवर्नमेंट ने कोई नया रोड पास कर दिया तो पता चला जनाब आपकी जमीन उसके नीचे ही आ गई, सैलाब आ गया या वट एवर देयर इंसिडेंट, ठीक। तो हम ये कहते हैं जनाब के एसेट की वैल्यू जिसको आपने रीवैल्यू किया अगर ज्यादा हो रही है तो ज्यादा ही थोड़ी हो रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो वैल्यू कम हो जाए। अब अगर इसकी वैल्यू कम हुई, लेट सपोज हम कहते हैं जनाब हमारे पास बैलेंस आ गया, कितना लैंड का बैलेंस आ गया हमारे पास, 3 लाख बैलेंस है जी, 3 लाख। रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 2 लाख। अब हम कहते हैं अगले अकाउंटिंग के एंड पे हमने जब लैंड की वैल्यू फेयर वैल्यू दोबारा असेस की तो पता चला जी लैंड की फेयर वैल्यू जो है वो तो है कोई 1.5 लाख रुपए, 3 लाख से 1.5 लाख पे आ गए, ठीक। अब आप क्या एंट्री करेंगे, हम कहते हैं जनाब जब आप इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन लॉस।
कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक हो गया, वैल्यू जो है वो कम होगी, पहले कितनी थी 3 लाख पिछले साल के एंड पे, अब कितनी हो गई 1.5 लाख। अब आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अब आपको लैंड को उसको गेन उसकी फेयर वैल्यू पे, क्योंकि आपने तो रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर लिया हुआ, अब उसको आपने फिर फेयर वैल्यू पे लेके आए। अब क्या करेंगे हम, तो हम कहते हैं आप लैंड को अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा टू लैंड अकाउंट। कितने से, तो हम कहते हैं हमारे पास बैलेंस पड़ा है कितना लैंड अकाउंट पे 3 लाख, इसको अगर आपने 1.5 लाख पे लेके जाना हो तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 1.5 लाख रुपए से। सो लैंड अकाउंट क्रेडिट विथ 150,000। तो डेबिट किसको करें, डेबिट करेंगे आप उस गेन को जो इस पे प्रीवियसली आपके पास पड़ा। जनरली हम किसको डेबिट करते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए तो किसको डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये एक ऐसा एसेट है जिस पर आपके पास रीवैल्यूएशन गेन पड़ा है, तो एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट शुड बी चार्ज टू दैट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सही हो गया, तो आपने किसको डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व का 1,50,000। कितनी वैल्यू थी जनाब, हमने कहा जी फेयर वैल्यू है अगर 1.5 लाख हो जाए लैंड की, तो हमने ये एंट्री की। अब एक और फेयर वैल्यू ज्यूम करें कि आप दूसरे साल के एंड पे लैंड की फेयर वैल्यू सेस करते हैं, पता चलता है यार ये तो 80,000, इट इज सिंपली 80,000। लैंड की वैल्यू जो है, पहली assumption हमने ली कि 1.5 लाख, तो आपने एंट्री क्या कर दी, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू लैंड अकाउंट विद 150,000। तो अब लैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1,50,000 से। रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो गया, बैलेंस कितना आ गया, 1.5 लाख, जो कि उसकी फेयर वैल्यू जहां पे आपने पहुंचना था। और रीवैल्यूएशन रिजर्व को आपने डेबिट कर दिया कितने से, 1,50,000 से, और इस पे बैलेंस कितना आ गया, 50,000। सही हो गया, रिमेनिंग रिजर्व इज 50,000। अब आपके जी हम सेकंड सिनेरियो बनाते हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि जनाब हम ये कहते हैं कि लैंड की सेकंड ईयर पे जब हम आए और उसकी फेयर वैल्यू असेस की, तो ये सिर्फ 80,000, इट इज सिंपली 80,000। कितने का फॉल आ गया, तो कहते हैं 2,20,000 का फॉल। लैंड की वैल्यू में कितना डिक्लाइन आ गया, 2,20,000। सही हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो हम कहते हैं जनाब एंट्री कर देते हैं कितने से, लैंड अकाउंट क्रेडिट कितने से, टू लैंड अकाउंट 2,20,000। लॉस आ गया। अब ये लॉस किसको चार्ज करना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट कितने से, तो हम कहते हैं यार रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो मैक्सिमम कितने से डेबिट हो सकता है, 2 लाख से, क्योंकि इसमें तो क्रेडिट पड़ा ही 2 लाख। ये 2,20 से डेबिट नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम डेबिट कितने से हो सकता है, 2 लाख से। सो ओवर एंड अबव किसको चार्ज करना, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अब आप देखें दोबारा से सारा सिनेरियो दोबारा देख। लैंड बाय की गई 1 लाख रुपए की, ठीक, हमने उसके 5 साल उसको कॉस्ट मॉडल पे ही चलाया। उसके बाद हमें लगा कि इसकी फेयर वैल्यू जो है वो इसकी जो वैल्यू आ रही है कैरिंग वैल्यू उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो हमने IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल जो है वो ऑप्ट कर लिया। अब रीवैल्यूएशन मॉडल में हमें क्या किया, ईयर एंड पे उसकी फेयर वैल्यू को हमने असेस किया, पता चला जनाब ये कोई 3 लाख, इट्स 300,000। तो हमने एंट्री कर दी ईयर एंड पे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट विद 200,000। अब जैसे ही हमने ये एंट्री की तो लैंड अकाउंट जो है उसका बैलेंस कितना बन गया, 3 लाख, और बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन रिजर्व तो कितने आ गए, 200,000। पहली स्टेप ये है, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आता है ड्यू टू द रीवैल्यूएशन, वो गेन कहां पे जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब मैंने आपको कहा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे लेके जाते हैं, उसकी
रीजंस मैंने आपको बताए कि IAS 16 की रिक्वायरमेंट है कि वंस रीवैल्यूएशन हो जाएगी फिर पीरियोडिक रीवैल्यूएशन में जाएगी। अब हम अगले साल गए तो पता चला हमने लैंड की वैल्यू रीअसेस की तो पता चला उसकी वैल्यू है सिर्फ 1.5 लाख रुपए। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, उसकी में डिक्रीज इन वैल्यू रिकॉर्ड करना है। तो एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज आया था तो आपने डेबिट किया था, अब डिक्रीज आएगा तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। लैंड अकाउंट क्रेडिट, विच अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिट। तो हम कहते हैं इस एसेट पे चूंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी है तो सारे का सारा लॉस किसको चार्ज कर रहे हैं आप, रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक हो गया, तो हमने 1.5 लाख चार्ज कर दी, एंट्री हो गई, लैंड 1.5 लाख पे आ गया, रिजर्व 50,000 पे आ गया आफ्टर द एंट्री। अब हमने कहा एक और सिनेरियो रिज्यूम करें कि ये जो डिक्लाइन इन वैल्यू आया ये 1.5 लाख का नहीं था, ये 2,20,000 का था। यानी कि लैंड की फेयर वैल्यू जब हमने पता की तो वो सिंपली 80,000। तो 3 लाख से लैंड किधर आ गई, 80,000। तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना आया, 2,20,000। अब हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ेगा चूंकि आपने रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, अब लैंड को फेयर वैल्यू पे तो लाना पड़ेगा, ऐसे ही। तो उसको 80,000 पे लाने के लिए आपको लैंड को कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने उसको 3 लाख से 80 पे लाना है, तो इसका मतलब हमें 2,20,000 से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने लैंड क्रेडिट कर दी 2,20,000 से। नाउ द क्वेश्चन इज डेबिट किसको करना। तो IAS 16 कहता है, जैसे हमने पिछले एंट्री में किया, कि अगर आप एक ऐसा एसेट जिसको आप प्रीवियसली रीवैल्यूएशन में ला चुके हैं और उस पर आपके पास रिजर्व पड़ा है, तो लेटर ईयर्स में उस पर अगर कोई लॉस आएगा तो वो किसको चार्ज होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व को। लेकिन अप टू द एक्सटेंट, किस हद तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं जितने उसमें रिजर्व पड़ा, अब उससे ज्यादा लॉस तो नहीं चार्ज हो सकता। तो हमारे पास रिजर्व में कितना गेन पड़ा है, 2 लाख, लैंड में कितना लॉस आ चुका है, 2,20,000। इट मींस हम लॉस अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज कर सकते हैं, इट इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ 200,000। उससे ज्यादा लॉस तो नहीं चार्ज हो सकता क्योंकि जीरो ही होगा ना, जीरो से आगे तो नहीं जा सकता वो। तो मैक्सिमम लॉस आप उसको कितना चार्ज कर सकते हैं, 2 लाख। तो हमने चार्ज कर दिया 2 लाख, लेकिन हमारी लैंड में लॉस कितना है, 220। सो वेयर द 20,000 गोज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो अब हमने कहा जी प्रिंसिपल क्या बना, अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट। अब इसको अगर हम सम अप करें तो हम कहते हैं अगर रीवैल्यूड एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आए, अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द रीवैल्यूड एसेट शुड बी चार्ज टू द रीवैल्यूएशन रिजर्व। रूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि आपने उसका डिक्लाइन उसी को चार्ज करना है रीवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन अप टू द एक्सटेंट। ठीक, किस हद तक, जितना आपके पास प्रीवियसली गेन पड़ा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड गेन। जितना आपने पहले उसमें गेन रिकॉर्ड कर रखा है, लॉस भी उतना ही चार्ज हो सकता है, इससे ज्यादा तो आप चार्ज नहीं कर सकते। रूल बन गया, समझ आ रही बात। सो एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट इन द लेटर ईयर्स, बाद में एक दफा आप रीवैल्यू करेंगे तो फिर उसके बाद ये रूल अप्लाई होगा। ठीक, any decline in the value of the revalued asset in the later year should be charged to the revaluation reserve. Should be charged to the revaluation reserve up to the extent of the previously recognized gain. जो पहले आपने गेन रिकॉग्नाइज कर रखा है उतना ही हो सकता है बस, up to the extent of। किस हद तक आप चार्ज कर सकते हैं, एक्सटेंट का मतलब यही होता है ना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ। क्या एक्सटेंट है वो जनाब, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड गेन। या हम आसान लफ्जों में ये भी लिख सकते हैं, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस इन द रीवैल्यूएशन। आसान लफ्जों में अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो रिजर्व पड़ा है उस पर उतना ही लॉस चार्ज हो सकता है। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। किधर, हाँ जी, लैंड अकाउंट। सर आपने कहा कि 150 से डिक्रीज आ गया, सर तीसरी बार आप कह रहे हैं कि 80,000 से डिक्रीज आ गया। नहीं यार, मैं ये कब कहा, मैंने कहा मैंने कहा एक सिनेरियो ये हो गया, फिर मैंने हेडिंग ओपन की, मैं क्या अब एक दूसरा सिनेरियो ज़ूम कर, ये नहीं सुनिए आपने।
मैंने कहा दूसरे सिनेरियो में अब आप ये एज्यूम करें कि हमने लैंड की वैल्यू असेस की तो वो 80,000 आई, यहां से बात शुरू हुई। अब वो 3 लाख से 80,000 पे आ गई। एक सिनेरियो, एक सिचुएशन मैंने ये बनाई कि वो 3 लाख से 1.5 लाख पे आई। एक सिचुएशन मैंने ये बनाई है कि वो 3 लाख से 80,000 पे आई। दो डिफरेंट के, ठीक हो गया। सही है जो अभी हाँ जी, आपने मुझे बताया ना कि जितना वो गेन होगा उसके एक्सटेंड तक करना है, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उस अकाउंट में बैलेंस कितना है। वो तो है। ये तो एक सिनेरियो बन गया ना, इंडिपेंडेंट सिनेरियो बन गया, ठीक। तो इंडिपेंडेंट सिनेरियो अगर आप इसको, अभी मैं बताता हूं आपको, अगर मैंने आपको सिंपली ये कहा कि आप 2 सिनेरियोज देखें, 2 केसेस में हम इसको लेके चल। एक केस ये है कि लैंड की फेयर वैल्यू है 1,50,000, ये देखिए मैंने लिखा भी है, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक। फेयर वैल्यू 1,50,000। सेकंड सिनेरियो मैंने ये लिखा, फेयर वैल्यू 80,000। 2 पॉसिबल सिचुएशंस बनाई हैं। अगर आप उसको 3 लाख से 1.5 लाख पे लाएंगे तो जो लॉस आया है वो 1.5 लाख का है, तो वो सारे का सारा रीवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज हो सकता है। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो मैंने ये बनाया कि डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ द लैंड इतना ज्यादा है कि उतना तो हमने गेन भी नहीं रिकॉग्नाइज किया। 3 लाख से जब वो 80,000 पे आई तो कितना लॉस आ गया, 2,20,000 सिनेरियो 2 के अंदर। तो सिनेरियो 2 में कितने का लॉस है, 2,20,000। तो आपके पास रिजर्व में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है ओरिजिनली, 2 लाख। इसका मतलब आप मैक्सिमम लॉस कितना चार्ज कर सकते हैं रिजर्व को, 2 लाख। तो ओवर एंड अबव किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 2 पॉसिबल सिनेरियो है अगर आप गौर करें। एक ये है, मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि इन केस आप लेटर ईयर में लैंड को रीवैल्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू 80,000 आ जाती है, तो तब क्या एंट्री होगी, और अगर 150 है तो तब ये। दोनों सूरतों में सिर्फ फर्क ये है कि अगर लॉस जो है वो रिजर्व की अमाउंट को भी एक्सीड कर जाए तो चार्ज किसको जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने जनाब दूसरे साल जब रीवैल्यू किया तो आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पे बैलेंस पड़ा है 50,000। अब हम चलते हैं तीसरे साल, बैलेंस कितना पड़ा है, 50,000। लैंड की वैल्यू कितनी है, 1,50,000, ऐसे ही। अब हम कहते हैं तीसरे साल में तीसरे साल में हमने उसकी फिर फेयर वैल्यू असेस की, कितनी आई, 80,000 आ गई। वहीं पे ले आते हैं आप कि थर्ड ईयर में जब हमने उसकी फेयर वैल्यू असेस की तो वो कितनी आ गई, 80,000। अब आपने लैंड को 1,50 से किधर लेके जाना है, 80 पे, कितना डिक्लाइन आ गया, 70,000। लैंड अकाउंट कितने से क्रेडिट होगी, तो हम कहेंगे लैंड अकाउंट विल बी क्रेडिट विद 70,000। लॉस आ गया, किसको चार्ज करना, तो हम कहते हैं ये लैंड प्रीवियसली रीवैल्यूड एसेट है, इस पे हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है जी, बिल्कुल पड़ा है। कितना पड़ा, बैलेंस कितना है, 50 है। इसका मतलब मैक्सिमम लॉस कितना चार्ज हो सकता है, 50,000। लेकिन लैंड में हमारे पास लॉस कितना आ गया, 70,000। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन रिजर्व को तो चार्ज हो गया 50,000। तो वेयर इज द रिमेनिंग 20,000 गोज। दोनों सूरतों में वहीं पे पहुंचेंगे आप। सर ये डिक्लाइन उस जो पहली दफा 2 लाख हमने किया था, मतलब फर्स्ट ईयर में हमने गेन रिकॉर्ड किया, सेकंड ईयर सबसेक्वेंट सालों में हाँ, इस तरह से होगा कि कम हो जाए तो उससे कंपेयर करना है। सबसे पहले वाली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन केस ऑफ रीवैल्यूड एसेट। इसका मतलब फर्स्ट टाइम आप पहले रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करेंगे। जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करेंगे तो ये चीजें अप्लाई होंगी। तो पहले आप उसको रीवैल्यू करेंगे, तो जब आप उसको रीवैल्यू करेंगे तो वो कॉस्ट मॉडल से निकल गया, अब उस पर कॉस्ट मॉडल नहीं लग रहा। इसका मतलब अब आपकी खातिर ख्वाह स्टैंडर्ड आपको जो रिक्वायरमेंट दे रहा है वो ये है कि फिर अब आपके एसेट की जो रिपोर्टेड वैल्यूज हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो इट शुड बी क्लोज टू द फेयर वैल्यूज, क्योंकि आपने रीवैल्यूएशन मॉडल जो ऑप्ट कर लिया। सही हो गया। अब आपको पीरियोडिक रीवैल्यूएशन में जाना है, तो इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो वंस आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व कर लिया है, रीवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो अब आप उसके बाद की स्टोरी। तो पहले साल हमने पहले रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया, तो हमने कहा जब हमने पहले दफा ऑप्ट किया तो हमारे लैंड की वैल्यू जो कि हम
हमारी बुक्स में 1 लाख आ रही थी, तो हमने उसकी जब फेयर वैल्यू असेस कराई तो वो कितनी आ गई? 3 लाख। तो हमने कहा जी इसकी वैल्यू में कितना इंक्रीज आ गया? 2 लाख एट द एंड ऑफ 2020। यही किया आपने। तो रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर लिया हमने। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया अगेन, लैंड अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट विथ 200,000। नाउ द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी बिगिन। अब आपके ये लैंड जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल में चल रही है। अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगले साल रीवैल्यू करना है इसको कि नहीं करना, डिपेंड करता है कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी तेजी से चेंज हो रही है तो ये अगले साल भी रीवैल्यू होगी, नहीं तो 3 साल बाद तो करनी करनी, तो छोड़ नहीं देना इसको। अब हमने कहा जी लेट सपोज जरा स्टैंडर्ड को समझने के लिए हमने कहा जी अगले साल के एंड पे फिर इसको रीवैल्यू किया। अब जब हमने इसको अगले साल के एंड पे रीवैल्यू किया तो हमने कहा पॉसिबल 2 बातें हो सकती हैं। अब ये 2 बातें हम क्यों कह रहे हो सकते हैं? चूंकि हम स्टैंडर्ड के कुछ प्रिंसिपल्स को समझना चाह रहे हैं। 2 ही बातें हो सकती हैं। एक कि इसकी वैल्यू अगर बढ़ी तो फिर तो वही हुआ जो पहले साल हुआ, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कहें अब उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई तो 3 से 5 करना, तो वही एंट्री है जो आपने पिछले साल की। लैंड अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट विद 200,000, तो उसको तो डिस्कस करने की अब जरूरत ना रही। अब हमने कहा अब हम दूसरे रूल को देखते हैं कि अगर इसमें डिक्लाइन आ जाए, तो हमने कहा अगर इसकी वैल्यू में डिक्लाइन आया तो 2 तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक, इसमें इतना की डिक्लाइन आए जितना कि उसमें गेन पड़ा हुआ, किसमें? रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो हमने कहा जी कोई 1.5 लाख का डिक्लाइन आ गया तो क्या एंट्री करेंगे? तो हमने कहा जी लैंड को करें क्रेडिट और इस पर जो आपने पिछले साल या पिछले सालों में रीवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉग्नाइज कर रखा है उसको डेबिट करके खत्म करें। तो वो 1.5 लाख का लॉस था, सारे का सारा एंटरटेन हो गया कहां से? रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। ठीक। फिर हमने कहा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो हमने कहा जी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसकी वैल्यू में इतनी कमी आए कि उस गेन से भी ज्यादा आ जाए जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। तो हमने कहा लेट सपोज कितनी आ गई? तो हमने कहा लेट सपोज 2,20,000 आ गई। लैंड 3 लाख से 80,000 पे चली गई, इसका मतलब है वैल्यू में डिक्लाइन कितना आया? 2,20,000। तो इसका मतलब है लॉस जो आया है वो उस गेन से भी ज्यादा है जो आपने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर रखा है किधर? रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप इस डिक्लाइन को रिकॉर्ड करेंगे तो सारे का सारा लॉस किसको चार्ज होना है? रीवैल्यूएशन रिजर्व को, लेकिन अप टू द एक्सटेंट जितना गेन आप प्रीवियसली उसमें रिकॉग्नाइज करते हो। वो कितना है? वो 2 लाख का। तो इसका मतलब है 2,20,000 में से 2 लाख रीवैल्यूएशन रिजर्व को चार्ज हो गया, लैंड आपने क्रेडिट कर रखी है 2,20,000 से, सो वेयर द 20 गोज? वो कहते हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंट्रो से अब तक जब कोई अकाउंट ना बचे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियसली मतलब प्रीवियसली जितने सालों जब से हमने वो रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट की, बिल्कुल उससे लेकर लेके ऑनवर्ड। हाँ, जितना हमारे पास रिजर्व जितना पड़ा है बैलेंस उसको चार्ज कर। एग्जाम्पल में हमारा जो लैंड है वो पहले डेप्रिशिएट कर रहा है मार्केट वैल्यू में। फिर नीचे जा रहा है, अगर हमारा जो market पहली दफा ही कम हो जाए पहली दफा कम हो जाए तो फिर वही एंट्री P&L टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, P&L डेबिट, लैंड अकाउंट क्रेडिट, वो तो वही एंट्री रहेगी जो नॉर्मल होती है। फॉर एग्जांपल एक एसेट की पहले साल पे रिवैल्यूएशन करते हैं और पहले साल ही वैल्यू में कमी आ जाती है और फिर इस साल में कमी आ जाती है, तो फिर हम एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट या एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब जैसे 80,000 हमें लॉस आ गया P&L, तो जैसे मेरा 80,000 नेक्स्ट मंथ हुआ तो उसकी फिर 1.5 लाख होगी वैल्यू। हाँ, वो भी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। तो दिस इज थर्ड केस, दिस इज थर्ड केस, वो भी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। और कोई सवाल यहाँ तक? सर ये P&L जो हमारा लॉस है ये हम P&L में कैसे लिखेंगे? एंट्री क्या होगा? 20,000 का जो लॉस है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, बस किसी एक डेप्रिसिएशन जिस एक्सपेंस में आप वो बाकी चीज़ें एसेट से रिलेटेड कर रहे हैं वहीं पे उसको भी क्लब कर दो, ऐड कर दो। क्या लिखा है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। और जनाब कोई सवाल हो गया? सॉरी सर आपने एक लाइन लिखवाई थी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रीवैल्यूएशन, इसको बताइए। A decline in the value of a revalued asset should be charged to the revaluation reserve up to the extent of the previously recognized gain
है? उसमें आपने एक लाइन बताई थी मैं इंसान है, रोबोट तो नहीं है। दोबारा आ जाएगी। चेरी पिकिंग इज नॉट अलाउड, ये कहा होगा मैं, और क्या कहा, उर्दू में बोली थी। चलो दोबारा आ जाएगी अभी कहीं ना कहीं से। ले जनाब, ये हो गया जनाब 2 सिनेरियो। अब आप लिखे, अब आप देखें अगर हम 3rd ईयर में, नेक्स्ट ईयर चलते हैं, आगे चलते हैं फिर। अब हमारी लैंड जो है कहां पर पड़ी है जनाब, तो हम कहते हैं जी हमारी लैंड जो है हमने चार्ज कर लिया इसको कितना, हमने कहा जी लैंड अकाउंट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद, और हमारे पास लैंड का कितना बैलेंस आ गया 80,000। सही हो गया, ऐसे ही है। और रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो सारे का सारा जो है वो क्या हो गया हुआ है 0। अब इसमें कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास, डन। और 20,000 का लॉस हम किधर चार्ज कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम कहते हैं अब हम इससे अगले साल चलते हैं और जाके फिर रीवैल्यूएशन करते हैं। पता चलता है अब लैंड की फेयर वैल्यू जो है ना 2 लाख हो गई, इट हैज बीन इंक्रीज ना। सही हो गया। लैंड की वैल्यू जो है वो फिर बढ़ गई है, कितने पे आ गई है 80,000 से 2 लाख पे आ गई। तो अब आपको 80,000 से उसको इंक्रीज करना है कहां पे, 2 लाख पे। तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो कहते हैं जनाब डेबिट तो बड़ा सादा सा है, लैंड अकाउंट डेबिट कितने से 1,20,000, 120,000। अब फ्रेंड कहता है अब आगे बारी क्रेडिट करने की। अब क्रेडिट किसको करना, कहते हैं सबसे पहले आपने क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस को करना। कितना, जितना आपने प्रीवियसली P&L को इस पे लॉस रिकॉग्नाइज किया, सबसे पहले आपने किसको क्रेडिट करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस, कि जितना आपने पिछले सालों में इस एसेट पे लॉस रिकॉर्ड किया था P&L में, अप टू दैट एक्सटेंट आपने क्रेडिट जो देना है पहले P&L पे। इसका मतलब हमारे केस के मुताबिक 20,000 ओवर एंड अबव शुड बी क्रेडिटेड टू द रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब उससे ज्यादा अगर इंक्रीज है उस लॉस से जो आपने P&L में प्रीवियसली चार्ज किया था, और अगर गेन उससे ज्यादा है तो फिर जो ओवर एंड अबव है वो फिर वैसे ही नॉर्मल बन जाएगा, क्या, रीवैल्यूएशन 1 लाख। ठीक हो गया, 1 लाख। अब ये तीनों सिनेरियो पूरे हो गए। पॉसिबल सिनेरियोज ये बन, नंबर 1 एसेट की वैल्यू में इंक्रीज स्ट्रेट अवे, क्या होगा, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। लेटर ईयर्स एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन, तो हमने कहा जी अगर लेटर ईयर्स में उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर जाए तो 2 पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं कि फॉल इन वैल्यू जो है वो विद इन द रीवैल्यूएशन रिजर्व ही एंटरटेन हो जाए, या फॉल इन वैल्यू उस गेन से भी ज्यादा हो जाए जो हमने प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज की, दैट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो हमने कहा जब जब डिक्लाइन रिकॉर्ड करेंगे तो रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट एसेट क्रेडिट, और अगर डिक्लाइन इन वैल्यूज गेन से भी ज्यादा है तो ओवर एंड अबव किसको चार्ज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक सर, अगर ये जैसे हमने ये 20,000 चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि हमारा लॉस हुआ था, तो अगले साल हमें ना 12,000 गेन हुआ, तो हम जब तक ये प्रॉफिट एंड लॉस को जितना हमने लॉस चार्ज किया था वो पूरा उससे ऊपर, उस वक्त उससे ओवर रीवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं जाएगा, अगले साल भी अगर 8,000 हमें पूरा करने के बाद P&L में ही जाएगा। सही हो गया। तो ओवर एंड अबव हमने किसको चार्ज कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर हम कहा जी आगे आ जाए, तो लेटर ईयर्स में एसेट की वैल्यू जिस पर आप रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करके आ रहे हैं अगले सालों में, वो दोबारा वैल्यू बढ़ जाती है। अब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर उसकी वैल्यू दोबारा बढ़ गई है तो नेचुरली आप लैंड को या एसेट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट करते हुए आपने देखना है कि इस एसेट पे प्रीवियसली हमने कहीं लॉस P&L में चार्ज तो नहीं कर रखा पिछले साल में या पिछले सालों में। तो अगर तो ऐसा है कि आपने लॉस चार्ज कर रखा है पिछले सालों में, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि लेटर ईयर्स में अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीज इन वैल्यू शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड।
अब अगर इंक्रीज इन वैल्यूज लॉस के अंदर अंदर ही है तो बस इतनी एंट्री होगी एसेट टू P&L। लेकिन अगर इंक्रीज इन वैल्यूज लॉस से भी ज्यादा हो जाती है तो फिर आप फर्दर जो है किसको क्रेडिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये 3-4 एंट्रीज है, ये आज आपका होमवर्क है, ये आपने घर में बैठ के इसको बार बार रिपीट करना ताकि आप कल जब आए तो आपके जेहन में ये 3-4 एंट्रीज जो है वो जेहन में बैठे। क्योंकि कल मैंने इसको आज है नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट, कल यही सारा अमल हमने दोहराना है विद द डेप्रिसिएटिंग एसेट, थोड़ा सा फर्क आएगा इसके अंदर, ठीक। तो ये जब आप जेहन में बिठा लेंगे तो फिर हमें बड़ी आसानी रहेगी कि हम जो है वो डेप्रिसिएटिंग एसेट। इसके लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आप इसको बिल्डिंग को बस ये समझिएगा, क्वेश्चन में है बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए रिप्लेस कर देना है विद लैंड, बस सही होगा। आप समझेंगे ये लैंड की बात है। सर ये जो लास्ट में है इसमें फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, 3 लाख से ज़्यादा होगी, 1,20,000 3 लाख से ज़्यादा होगी, किसमें 4,30,000 हो जाएगी ये लास्ट वाले स्लाइड। इधर नहीं, आप 80,000 से जब उसको आपके पास तो वो 80,000 पे, हम 3rd ईयर में आए ना, वो तो हम इंडिपेंडेंस प्लेजेस कर रहे हैं ना। लेकिन मैं इसी को आगे लेके आया ना। मैं क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल हम ये कहें हमने ऐसे कर लिया, पहले साल में हमने उसको 3 लाख कर लिया, दूसरे साल में हमने उसको 1.5 लाख कर लिया, ठीक। आगे आए तो हमने कहा जनाब ये 80,000 हो गई, फिर उससे आगे हम आए उसको 2 लाख कर लिया, तो 4 मुख्तलिफ इवेंट बना दी, ठीक। तो 80,000 से हम उसको 2 लाख पे ला, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 29 आपने करना है, उसमें बिल्डिंग लिखा हुआ है, आपने उसको बस अपनी प्रैक्टिस के लिए समझना है कि ये लैंड, ताकि वो नॉन डेप्रिसिएटिंग एसेट बने। ठीक हो गया जनाब, ले जनाब, थैंक यू।